हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट में है वो है कि पॉइंट सोर्स है लोकेटेड ऑन द परपेंडिकुलर। पॉइंट सोर्स इज लोकेटेड ऑन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग ड्रॉन थ्रू द सेंटर। मतलब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक रिंग है और उसके सेंटर से रिंग है उसके सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, रिंग के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस एल पर, और एक सोर्स प्लेस किया गया है यहाँ पर। ये एक सोर्स रखा गया जो साउंड क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो रिंग के सेंटर से एक पॉइंट सोर्स को रखा गया है विच इज एमिटिंग साउंड, वो लिखा है क्वेश्चन में। रेडियस इसकी प्रोवाइड की गई है, रेडियस कैपिटल आर। ना पूछा है फाइंड द मीन एनर्जी फ्लोज, फाइंड द मीन एनर्जी फ्लोज अक्रॉस द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रिंग। मीन एनर्जी फ्लोज अक्रॉस द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रिंग, मतलब जितना ये एरिया चल रहा है इस एरिया से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है। मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज एनर्जी निकालनी है जो इस वाले एरिया से फ्लो कर रही होगी। और प्रोवाइड ये किया गया है कि रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी गिवन, सेंटर ऑफ रिंग के ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड की गई है आई नॉट। तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो एवरेज कितनी एनर्जी इस रिंग में से फ्लो कर रही है, एवरेज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द रिंग, ये क्वेश्चन है हमारा ना। ये एक्चुअल में क्या है कि जो एनर्जी का फ्लो है, वेव की एनर्जी का फ्लो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो एक एनालॉग है इसमें। वो चाहे साउंड की वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट वेव हो, कोई भी वेव की जो एनर्जी का फ्लो है, वेव की एनर्जी का फ्लो, इसका हम एनालॉग लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स वाला कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वेव के चैप्टर में एनर्जी फ्लो इन द वेव चैप्टर। इनको आप इक्विवेलेंट माने, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका भी एक ही। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी फ्लो ऑफ वेव, इक्विवेलेंट टॉपिक्स है। मतलब जो कंसेप्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं वही कंसेप्ट हम यहाँ भी निकालते हैं। इक्विवेलेंट दे आर इक्विवेलेंट मतलब कि उसमें एनालॉग ये है, इक्विवेलेंट है, और उनका एनालॉग जो लेंगे, एनालॉग क्वांटिटी। जैसे हम लोग फ्लक्स के बारे में बोलते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस होती है, फ्लक्स का जो कंसेप्ट है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस, किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस अगर हम ले रहे हैं और उसके इनसाइड में हम कोई चार्ज पुटअप करें, इसके इनसाइड में हमने कोई क्यू चार्ज रखा है अगर, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस और उसके अंदर अगर चार्ज है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसके फ्लक्स की जो वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इसके फ्लक्स की वैल्यू। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगाएंगे अगर किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का क्लोज सरफेस है और उसके इनसाइड सोर्स ऑफ द वेव रख दिया जाए, जैसे इसमें चार्ज पुटअप कर रहे हैं वैसे वहां पर एक वेव का सोर्स रखा जाए, सोर्स ऑफ वेव। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रिएट करता है, सिमिलरली सोर्स अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव क्रिएट करेगा, साउंड की वेव है तो साउंड की वेव क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पर जो वेव प्रोपोगेट होती है, वेव का प्रोपोगेशन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रोपोगेशन, उनको एनालॉग माना गया। अगर मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को क्रॉस करेंगी,
पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस सरफेस से क्रॉस करेंगी, एंड फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास हो रही है। जितनी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू पास हो रही है, इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द फ्लक्स, एंड क्यू बाय एप्सिलॉन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सिमिलरली अगर वेव का सोर्स है, अगर सोर्स, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चार्ज रखा गया है तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सिमिलरली ये सोर्स ऑफ वेव है। तो जैसे पॉइंट चार्ज, जब हम पॉइंट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को रेडियल दिखाते हैं। सेम वे अगर पॉइंट सोर्स रखेंगे तो वेव का प्रोपोगेशन रेडियल डायरेक्शन में दिखाते हैं, इससे रेडियल डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करते हैं, एंड इसीलिए पॉइंट सोर्सेस का वेव फ्रंट स्फीयर के फॉर्म में बनाया जाता है। तो पॉइंट चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट सोर्स सोर्स ऑफ रेडियल साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास हो रही हैं उसका आंसर है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सिमिलरली जितनी वेव इस सरफेस से पास होंगी, नंबर ऑफ वेव जो इस सरफेस से पास होंगी, अगर ये सोर्स 20 वेव क्रिएट करेगा तो ये 20 वेव इस सरफेस से पास होंगी। और हम लोग को ये पता है कि जो एनर्जी है वो वेव को ही, मतलब जो वेव होती है वही एनर्जी कैरी करती है। मतलब इस सोर्स से इधर की तरफ भी वेव जाएगी, इधर की तरफ भी वेव जाएगी, इधर भी वेव जाएगी, हर एक डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, और हर एक वेव कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करेगी। जो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है उसमें भी कुछ एनर्जी होगी, जो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है इसमें भी एनर्जी होगी, जो इधर जा रही है उसमें भी एनर्जी होगी, हर एक डायरेक्शन में जो वेव जाएगी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर उन सारे वेव की एनर्जी को ऐड कर ले, मतलब एनर्जी इन दिस वेव प्लस एनर्जी इन दिस वेव प्लस एनर्जी इन दिस वेव एंड सो ऑन करके एनर्जी ऑफ ऑल द वेव जो इस सोर्स से बाहर आ रही है, अगर उन सबको ऐड कर दे तो वो क्वांटिटी बन जाएगी टोटल एनर्जी एमिटेड बाय दिस सोर्स। टोटल एनर्जी एमिटेड बाय दिस सोर्स मतलब अगर ये सोर्स कुछ भी एनर्जी को एमिट कर रहा होगा तो वो एनर्जी इन्हीं वेव में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। पॉइंट सोर्स से जो भी एनर्जी बाहर आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ इस वाले वेव में, कुछ इस वाले वेव में, कुछ इस वाले वेव में, कुछ बाकी हर एक वेव के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जब सारे वेव की एनर्जी का समेशन करेंगे, सारी वेव की एनर्जी का समेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू सोर्स से टोटल जो एनर्जी बाहर आएगी उसके बराबर होगी। अब अगर इस सोर्स की पावर को पी कह दें, अगर मैं कह दूं कि सोर्स की पावर कैपिटल पी है, तो पावर का फिजिकल मीनिंग, सोर्स की पावर कैपिटल पी होने का मतलब है कि इस सोर्स से 1 सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी बाहर आई है। पावर इज एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड, यानी ये सोर्स 1 सेकंड के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी डिफरेंट वेव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है। बट क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो जितनी भी वेव है उन सब की एनर्जी का जब समेशन करेंगे तो वो सोर्स से निकलने वाली कंप्लीट एनर्जी के बराबर होगी। यानी कि अगर मैं ये पूछूं कि जितनी वेव इस क्लोज सरफेस से क्रॉस कर रही है इन सब की टोटल एनर्जी पर सेकंड कितनी है, तो जितनी भी वेव इस सोर्स से निकल रही है और इस क्लोज सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल दीज वेव्स पर सेकंड, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल दीज वेव्स पर सेकंड वो इस सोर्स की पावर के बराबर ही आएगा। एंड सो इसलिए हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पावर को एनालॉग क्वांटिटी मानते हैं, मतलब इन दोनों को हम एक दूसरे के सिमिलर क्वांटिटी मानते हैं न्यूमेरिकल्स के स्टैंड पॉइंट, इनको हम इक्विवेलेंट मान देते हैं। जैसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट का फिजिकल मतलब ये है कि जितनी लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की पास हो रही हैं उनका नंबर Q बाई एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही जितनी वेव यहाँ से क्रॉस कर रही हैं उनकी एनर्जी पर सेकंड
उसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दें। तो इनको एनालॉग मान लो। अब यही एनालॉग हमारे काम आएगा, यही एनालॉग हमारे को काम आएगा इस न्यूमेरिकल में। अगर हम रिकॉल करें कि इसका जैसा एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है, एक सिमिलर न्यूमेरिकल हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल। उसमें ये न्यूमेरिकल था कि एक सर्किल है और उसकी एक्सिस पर पॉइंट चार्ज रखा गया है, एक पॉइंट चार्ज, और इस सर्किल के थ्रू फ्लक्स फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इस सर्किल में कितना फ्लक्स पास कर रहा हो, और उसके लिए जो आंसर आता था, मतलब इसके लिए फ्लक्स की जब कैलकुलेशन की गई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी एग्जांपल में मिल जाएगा। ये एक पॉइंट चार्ज है और इसके थ्रू सर्किल वाले एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, तो इसके लिए जो आंसर आता है वो आता है Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, Q बाई 2 एप्सिलॉन एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको क्लासरूम में भी बताया गया है कि इस रिजल्ट को याद करें, कई बार ये रिजल्ट में काम करता है। पॉइंट चार्ज एंड ये सर्किल, तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सर्किल के एरिया वाला फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें थीटा जो है सर्किल का इस पॉइंट चार्ज पे जो हाफ एंगल बन रहा है, ये सर्किल इस पॉइंट चार्ज पे जो हाफ एंगल बनाएगा वो थीटा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट है, एग्जैक्टली इसका एनालॉग यहां लेना मुझे। फिजिकल मीनिंग देखें तो फ्लक्स, जब हम ये तो फ्लक्स हम जब मैथमेटिकली निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें से निकलने वाली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्किल से पास हो रही है, इस सर्किल में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली इस सोर्स से जो वेव निकलेंगी, इस पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलेंगी वो तीनों डायमेंशंस में जाएंगी। वेव टुवर्ड्स सर्कल भी जाएगी और वेव अवे फ्रॉम द सर्कल्स भी जाएंगी, इधर भी वेव जाएंगी, बिकॉज ये पॉइंट सोर्स है तो इसकी वेव हर एक डायरेक्शन में जाएगी। नाउ से ये ऑब्वियस है कि अगर इसकी वेव हर एक डायरेक्शन में जा रही है तो जितनी वेव इसमें से निकल रही है वो सारी की सारी वेव यहां से पास नहीं होंगी, इधर से सिर्फ वही वेव पास होंगी जो सोर्स से सर्किल की तरफ आएंगी। मतलब इसकी टोटल वेव का कुछ पार्ट ही, इसकी टोटल वेव का एक पार्ट होगा जो यहां से पास कर रहा होगा, और वो अगर निकाला जाए कि इससे निकलने वाली जो वेव है उसका कितना पार्ट सर्किल में से पास हो रहा है, तो ये एनालॉग लगाइए, फ्लक्स के एनालॉग पर पावर लगा दे, तो हम Q बाई एप्सिलॉन की जगह पर, Q बाई एप्सिलॉन की जगह पर पावर यूज कर लेते हैं। तो पावर Q बाई एप्सिलॉन की जगह इंटू 1/2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ना इसको हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ना, ये हम कहेंगे कि ये एनर्जी हुआ, मतलब ये क्वांटिटी एनर्जी पर सेकंड हुआ, एनर्जी पर सेकंड, दिस क्वांटिटी इज एनर्जी पर सेकंड ऑफ दोज वेव्स, ऑफ दोज वेव्स विच आर पासिंग थ्रू सर्कल। जितनी वेव सर्कल में से पास कर रही है उन वेव की एनर्जी पर सेकंड ये वाली है। इस सोर्स से टोटल नंबर ऑफ वेव काफी ज्यादा निकल रही होंगी, एक्चुअल में इससे नंबर ऑफ वेव काफी ज्यादा होंगी, बट वो सारी वेव इसमें से पास नहीं होगी। सो अगर सारी वेव की एनर्जी निकालोगे आप, जो इसमें से पास हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे, यानी कि जो सोर्स से निकल रहे हैं, सोर्स से निकलने वाली जितनी भी वेव है उन सब की टोटल एनर्जी पर सेकंड, उन सब की टोटल एनर्जी पर सेकंड, उसको तो पावर कहते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ पावर, इस सोर्स से जितनी भी वेव निकली है उन सब की टोटल एनर्जी पर सेकंड, उसमें से कितनी वेव यहां से पास हुई हैं और उनकी क्या पावर होगी, उसका ये आंसर है P/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज
एनर्जी ऑफ वेव गोइंग थ्रू सर्कल पर सेकंड इतनी एनर्जी सर्कल में से पास हो रही है। अब क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि सेंटर पर इंटेंसिटी की वैल्यू आई नॉट है, यहाँ पर आई नॉट इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद करें, इवन यहाँ पर भी एनालॉग है, यहाँ पर भी हमारा एक एनालॉग चलता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर हम पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे जाएं, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला है 1/4πε एंड क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर इससे करना चाह रहा हूँ क्योंकि वेव के रिजल्ट्स जनरली याद करने में डिफिकल्टी है। अगर चार्ज से कंपेयर कर लेंगे तो कुछ हद तक इजी होगा। फ्लक्स का एनालॉग पावर को ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह साउंड की इंटेंसिटी हो जाएगी, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है। इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं कि हम, बट ये पॉइंट चार्ज का है। सिमिलरली पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एनालॉग पावर कर दे, पावर, एंड पावर डिवाइडेड बाय 4πr², इसको साउंड की इंटेंसिटी कह सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये साउंड की इंटेंसिटी, बट कंपैरिजन सिमिलर में करिएगा। अगर पॉइंट चार्ज है तो कंपेयर पॉइंट सोर्स से होगा, लाइन चार्ज है तो कंपैरिजन लाइन सोर्स के साथ होगा, स्फेरिकल है तो स्फेयर के साथ होगा। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर डिवाइडेड बाय 4πr², और हमारे क्वेश्चन में इसी इंटेंसिटी की वैल्यू सेंटर पर प्रोवाइड की गई है, और ये सेंटर इस सोर्स से एल डिस्टेंस पर है, सोर्स से एल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और क्वेश्चन में यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू आई नॉट दी गई। सो उससे हम पावर निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आई नॉट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय 4π और एल स्क्वायर। सो यहां से पावर की वैल्यू मिल जाएगी, अब सोर्स की पावर मिल जाएगी, वो पावर यहाँ पर रिप्लेस कर दें, सोर्स की पावर यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, देन पावर की जगह लिख सकते हैं 4πl² इंटू आई नॉट, तो दिस बिकम्स 4πl² अपॉन आई नॉट बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इस सर्किल का इस पॉइंट सोर्स पे बनने वाला हाफ एंगल, तो ये सर्किल इस पॉइंट सोर्स पे जो हाफ एंगल बना रहा है ये थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, cos theta will be this base divided by the hypotenuse part, so it is L divided by root of r square plus L square, एंड ये आंसर हो गया। दैट मीन्स कि इतनी एनर्जी पर सेकंड, इतनी एनर्जी पर सेकंड, मतलब एनर्जी पर सेकंड को फ्लक्स से कंपेयर किया जा रहा है, तो इतनी एनर्जी पर सेकंड सर्किल में से पास हो गई, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई। तो वेव की एनर्जी फ्लो पर सेकंड, वेव की एनर्जी फ्लो पर सेकंड को कंपेयर किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फ्लक्स के साथ, और उस कंपैरिजन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे सोर्स की पावर के साथ। सिमिलरली अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसी एनालॉग के बेसिस पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, असाइनमेंट में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया, उस सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सिलेंडर है जिसकी हाइट कैपिटल H, रेडियस R,
और इसके सेंटर पर सोर्स रखा गया है, हाइट h, रेडियस r एंड सेंटर पर कोई एक सोर्स रखा गया है जिसकी पावर कैपिटल P। एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस, इससे कितनी एनर्जी पास कर रही होगी। मीन एनर्जी फ्लो मतलब बेसिकली आपको निकालना है एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड। मीन एनर्जी फ्लो मीन्स एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड इस कर्व सरफेस से कितना पास कर रहा होगा, फ्रॉम दिस कर्व सरफेस। नाउ मैं बार बार बोल रहा हूं, एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है आपको, एक सरफेस से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, अगर ये निकालना है तो इसका एनालॉग बनाइए। इसका हम एनालॉग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बना रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस क्वेश्चन का एनालॉग लेके जाए और क्वेश्चन ये हो कि सोर्स को हटा करके वहां पर चार्ज रख देते हैं, और अब क्वेश्चन ये, और साउंड की सोर्स को रिप्लेस करके चार्ज मान दें, और इसकी एनर्जी को, मतलब यहाँ जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर फ्लक्स मान लेते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में जा रहे हैं। और अगर अब ये पूछा जाए कि इस चार्ज के थ्रू कितना फ्लक्स कर्व सरफेस से पास कर रहा होगा, कितना फ्लक्स इस कर्व सरफेस से पास होगा, ये निकालना है। इन दो कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से सिलेंडर के टोटल फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स सिलेंडर का, टोटल फ्लक्स का मतलब इस सर्किल से भी कुछ फ्लक्स पास करेगा, इस वाले सर्किल से भी कुछ फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास करेंगी। तो कुल मिलाकर के उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्किल वाले एरिया से भी पास करेंगी, इस वाले सर्किल के एरिया से भी पास करेंगी, कर्व सरफेस से भी पास करेंगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब प्लॉट करेंगे तो वो हर तरफ से पास हो रही है, ऐसे भी पास करेंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं गॉस लॉ में, गॉस लॉ में आप बोलते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है ये जो पॉइंट चार्ज है इससे टोटल कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, टोटल कितना फ्लक्स, और वो टोटल फ्लक्स तीन सरफेसेस पे डिवाइड हुआ है, टोटल फ्लक्स तीन सरफेसेस पे डिवाइड है, इस सर्किल पर, इस सर्किल पर और कर्व सरफेस पे। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तीनों सरफेस के फ्लक्स की टोटल वैल्यू है। हमें ये पूछा जा रहा है कि कर्व साइड से कितना जाएगा। तो कर्व साइड से फ्लक्स निकालने के लिए टोटल फ्लक्स माइनस, टोटल फ्लक्स माइनस जितना फ्लक्स इस सर्कल से जा रहा है और जितना फ्लक्स इस सर्कल से जा रहा है, दोनों सर्किल सेम साइज के हैं और ये चार्ज सेंटर पे रखा गया है। सिमेट्री की वजह से इस सर्किल का फ्लक्स और इस सर्किल का फ्लक्स बराबर आएगा, दोनों सर्कल्स का सेम ही फ्लक्स जाएगा। तो टोटल फ्लक्स माइनस सर्कल्स का फ्लक्स विच इज टू टाइम्स, और किसी एक सर्किल का फ्लक्स निकाल लेते हैं और उसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब ये सर्किल इस पॉइंट के ऊपर जो हाफ एंगल बना रहा होगा, ये सर्किल इस पॉइंट पर कुछ हाफ एंगल बनाएगा, वो हाफ एंगल निकालना है आपको। सर्किल का पॉइंट पर हाफ एंगल और उसका कॉस थीटा, हाफ एंगल का कॉस थीटा, कॉस थीटा जब निकालेंगे तो ये h/2 और अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो इससे डबल रिवीजन हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फ्लक्स का रिवीजन हो रहा है, साथ में इसका रिवीजन। सो दैट मीन्स कि ये वो फ्लक्स है जो सिलेंडर की कर्व साइड से पास हो रहा है, कर्व साइड से इतना फ्लक्स पास कर रहे हैं।
ये फ्लक्स कर्व सरफेस से पास हुआ है। नाउ इसी के एनालॉग पर यहां जाएंगे। फ्लक्स का जो एनालॉग है, इसी के एनालॉग पर यहां आइए। कितनी एनर्जी कर्व सरफेस से पास हो रही है? एनर्जी जो कर्व सरफेस से जाएगी वेव के फॉर्म में, एनर्जी जो इस कर्व सरफेस से जाएगी उसको फ्लक्स के एनालॉग पर मान लेते हैं। फ्लक्स के एनालॉग पर एनर्जी मान लिया हमने, एंड सो आंसर आएगा क्यू नॉट। इसकी जगह पर सोर्स की पावर आएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन की जगह लिख दे -2, इसको भी पावर लिख देंगे, ये 2 and 2 कैंसिल, सो पावर माइनस यहां पर भी पावर, एंड बाकी एज इट इज कॉपी कर ले उसको, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करना टफ है हमारे लिए। ये इसका आंसर है। मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स बोल रहे हैं, वेव के चैप्टर में उसी क्वांटिटी को हम मीन एनर्जी फ्लो बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिसको हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, वेव के चैप्टर में उसको पावर बोल रहे हैं। जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे थे, उसको हम साउंड की इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो जब भी एनर्जी फ्लो का क्वेश्चन है कि कितनी एनर्जी एक सरफेस से फ्लो हो रही है, किसी भी सरफेस से कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं आपको, तरीका ये फॉलो करें। दो ये क्वेश्चंस हो गए एनर्जी फ्लो के ऊपर। मतलब एक पॉइंट सोर्स से एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है तो वेव के फॉर्म में, वो किसी गिवन सरफेस से कितना पास होगा ये निकालने का क्वेश्चन। एक सोर्स है और एक सरफेस है जिससे एनर्जी पास हो रही है, कितनी एनर्जी पास हो रही है इसको निकालने का तरीका फ्लक्स वाले मेथड से जाएंगे। इसी एनालॉग पर देखिए, इसी एनालॉग पर हम वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन किया था वैसे ही, कि अगर हम एक स्क्वायर लें, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाने और उसमें एक क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, काफी फेमस क्वेश्चन, एंड फ्लक्स पूछा गया था इस स्क्वायर का, कि इस स्क्वायर का कितना फ्लक्स आएगा। Q/6 तो इसका सभी को आंसर पता है कि Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। मेथड भी पता है कैसे किया गया था इसको, से एक इमेजिनरी क्यूब हम उसको क्यूब मान के। नाउ सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि ये स्क्वायर है और a/2 डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है, एक साउंड का सोर्स दिया गया है जिसकी पावर दी गई हो कैपिटल P, पावर दी गई है, और अब पूछा जाए कि इस स्क्वायर से कितनी एनर्जी पर सेकंड फ्लो करेगी। अगर ये पूछा जाए हाउ मच एनर्जी फ्लोज पर सेकंड इस स्क्वायर से, इस स्क्वायर से कितनी एनर्जी पर सेकंड फ्लो करेगी। नाउ एनर्जी फ्लो का एनालॉग फ्लक्स, Q बाई एप्सिलॉन का एनालॉग पावर, एंड सो इट इज पावर डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ये एनर्जी पर सेकंड इस स्क्वायर वाले एरिया से पास हो रही है। तो फिर से रिपीट, और ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही नहीं है, पॉइंट चार्ज के अलावा हम, या पॉइंट सोर्स का ही नहीं है, हम सोर्स की टाइप बदल सकते हैं, सोर्स का टाइप बदल सकते हैं। और जैसे कि सोर्स का टाइप बदल के हम अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर हो, इनफाइनाइटली चार्ज वायर, और उसके अराउंड अगर एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हैं, या कैसा भी सरफेस, उसके अराउंड अगर मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाऊं या कोई और सरफेस बनाऊं और पूछा जाए कि इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा हो, तो ये गॉस लॉ के थ्रू आंसर देंगे। λ/2 πr एप्सिलॉन।
किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस आप निकालोगे कि सिलेंडर के इनसाइड में कितना चार्ज है, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर की लेंथ एल दी जाए तो चार्ज इनसाइड सिलेंडर विल बी लैम्डा इनटू एल एन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यही चीज अगर मैं बिल्कुल यही क्वेश्चन अगर मैं ये कर दूं कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोर्स ऑफ साउंड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोर्स ऑफ साउंड, एंड उसकी एक पावर दी गई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोर्स ऑफ साउंड विद अ पावर ऑफ कैपिटल पी, और इसके अराउंड अगर एक सिलेंडर बनाए, इसके अराउंड अगर एल लेंथ का या एच हाइट का सिलेंडर बना, रेडियस आर का, और पूछा जाए कि इसमें से कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, सो एनर्जी फ्लो पर सेकंड अगर निकालना हो, हाउ मच एनर्जी फ्लोज पर सेकंड, अगर ये फाइंड आउट करना हो मुझे, तो एनर्जी फ्लो पर सेकंड जब इस सिलेंड्रिकल सरफेस से निकालेंगे, ओनली बाय दिस कर्व सरफेस कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, इसी का एनालॉग फ्लक्स के एनालॉग पर हो गया एनर्जी फ्लो पर सेकंड लैम्डा इंटू एल। अब आप इसका एनालॉग ले, एक्चुअली इसमें जो लैम्डा क्वांटिटी है दिस इज चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा मीन्स ये जो वायर है, अगर वायर की लेंथ, अगर वायर की लेंथ को हम कैपिटल एल मानते हैं और वायर का चार्ज कैपिटल क्यू है, तो लैम्डा मीन्स क्यू बाई एल, सो क्यू बाई एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल अपॉन एप्सिलॉन, ये आंसर था हमारा। अब इसी आंसर में क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पावर कर दे, क्यू बाई एप्सिलॉन की जगह पावर करेंगे तो दिस बिकम्स पावर क्यू बाई एप्सिलॉन इज पावर इनटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, एंड सो इतना एनर्जी पर सेकंड सिलेंडर के थ्रू पास कर रहा है। मतलब वेव की एनर्जी के फ्लो करने के जितने भी कंसेप्ट, वेव की एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि एनर्जी फ्लो हो रही है किसी सरफेस से, एनर्जी का फ्लो हो रहा है किसी सरफेस से, वो निकालना है अगर, तो इसको ऐसे ही माना जाए कि एक सरफेस से हम फ्लक्स निकालें। और सिमिलर क्वेश्चंस में इसका एक और सिमिलर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नहीं आता, वो आता है हमारा हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन चैप्टर में। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल आता है, उसमें भी इस क्वेश्चन को किया जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल ये आता है कि, और ये जेई के ही एक पीवाईक्यू में आया हुआ है, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आया था कि कोई एक स्फीयर है, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन चैप्टर में था, ये एक स्फीयर दिया गया था, रेडियस उसका आर था, टेम्परेचर इसका कैपिटल टी, और इसके ऊपर रेडिएशन से फॉल हो रही है। क्वेश्चन ये था कि इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, एक पैरेलल हीट रेडिएशन आ रही है, और इनकी इंटेंसिटी प्रोवाइड की गई थी, पैरेलल हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्वेश्चन में दी गई थी आई नॉट। ये एक स्फीयर है, उसके ऊपर हीट रेडिएशन आ रही है, और ये स्फीयर स्टडी स्टेट में है, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। एंड सो ये टी निकालने को दिया गया था क्या होगा, एंड क्वेश्चन में इसकी एमिजिबिलिटी प्रोवाइडेड है। ये हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन चैप्टर से रिलेटेड है, स्टीफेंस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ये, कि एक स्फीयर है जिसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ थर्मल रेडिएशन, हीट रेडिएशन से पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रही है एक स्फीयर पर, स्फीयर का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, सो वो टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहा है कि कितना होगा।
सो ये जो एनर्जी फ्लो वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये एनर्जी फ्लो का कंसेप्ट साउंड वेव के लिए भी है, लाइट वेव के लिए भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी है, थर्मल रेडिएशन के लिए भी है, क्योंकि ये सब बेसिकली वेव है, मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट अल्टीमेटली वेव है। इस स्फीयर में दो चीजें हो रही हैं। स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग, स्टीफेंस का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट्स एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये अपने सरफेस से हीट को रेडिएट कर रहा होगा, और साइमल्टेनियसली ये दूसरी हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जो रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रही है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और अपने टेम्परेचर की वजह से हीट को रेडिएट कर हीट को बाहर रेडिएट कर रहा है। मतलब इधर से हीट रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से हीट बाहर भेज रहे हैं। और ऐसे में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जितनी हीट पर सेकंड ये अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएट कर रहा होगा, जिसका कैलकुलेशन स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग है ई सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। ये वो हीट है जो स्फीयर बाहर रेडिएट कर रहा होगा, इससे इतनी हीट पर सेकंड निकल रही है, और हीट पर सेकंड जो इसके पास आ रही है इन फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम, वो अगर कैलकुलेट करें, मतलब ये वो हीट है जो इससे बाहर जा रही है, और अगर कैलकुलेट करना हो कि कितना हीट इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो यहाँ पर फिर वही कंसेप्ट, बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है, क्योंकि हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच मीन्स कितनी एनर्जी इन वेव के थ्रू, ये जो वेव आ रही है इनसे कितनी एनर्जी इसके पास आ रही है, यानी इन वेव की एनर्जी निकालनी है मुझे ना। इस क्वेश्चन का एनालॉग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलते, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्वेश्चन होता, और क्वेश्चन ये होता कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल आ रही है, और हमने यहाँ पर एक हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर, और उसका फ्लक्स पूछा जाए कि इस हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज होगा तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में कोई कर्व सरफेस रखते हो आप, तो इसके फ्लक्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है इस सरफेस के प्रोजेक्टेड एरिया से, एंड प्रोजेक्टेड एरिया इसका सर्किल वाला होगा। इस हेवी स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, ये इसका एनालॉग है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये इसका एनालॉग है। मैं एग्जैक्ट कंपैरिजन करके दिखा सकता हूँ कि ये जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट किया है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर, ये करके निकाला हमने। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो सेम वे में, और मैंने एनालॉग आपको ये दिया है कि फ्लक्स का एनालॉग एनर्जी फ्लो पर सेकंड है, एनर्जी फ्लो पर सेकंड ये फ्लक्स का एनालॉग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एनालॉग वेव की इंटेंसिटी है। तो फ्लक्स के एनालॉग पर एनर्जी पर सेकंड, कैपिटल ई के एनालॉग पर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट और प्रोजेक्टेड एरिया, एंड सो इट इज आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, इसके कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन आ जाएगी। सो किसी भी तरीके की एनर्जी का फ्लो हो रहा है, अगर किसी भी तरीके की एनर्जी का फ्लो वेव के फॉर्म में अगर हो रहा है, एनर्जी फ्लो वेव के फॉर्म में हो रही है, तो उसका कैलकुलेशन फ्लक्स वाले मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है। फ्लक्स की जगह एनर्जी पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इंटेंसिटी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पावर, ये इक्विवेलेंस।
तो एनर्जी फ्लो इन फॉर्म ऑफ वेव का पूरा कंसेप्ट क्लियर। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो के बाद, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो क्वेश्चन है, ये हमने जो पिछली क्लासेस की थी, अभी लास्ट क्लास जो काकादेव सेंटर पे हुई थी उसमें था ये, उसमें कुछ रूल्स बताए गए थे। अगर हम रिकॉल करें कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया गया था, उसमें कहा गया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी वेव इन स्ट्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी वेव इन द स्ट्रिंग, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। इसका फॉर्मूला आया था, इट इज हाफ म्यू dx और dy बाई dt का होल स्क्वायर, ऐसे करके निकाला गया था, जिसमें म्यू जो है वो म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ और dx स्ट्रिंग का एक डिफरेंशियल पार्ट है। dx स्ट्रिंग का डिफरेंशियल पार्ट हो गया, म्यू हो गया मास अपॉन लेंथ, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और एनी वेव का मतलब हम लोगों ने ये कहा था कि एनी वेव मीन्स, ये जो फॉर्मूला था ये हम ट्रेवलिंग वेव के लिए भी लगा सकते हैं, यही फॉर्मूला हम स्टैंडिंग वेव में लगा सकते हैं, यही फॉर्मूला हम साइन वेव में लगा सकते हैं, अगर वेव की इक्वेशन साइन या कॉस के फॉर्म में, या फिर नॉन साइन वेव में भी लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की वेव है, साइनसॉइडल या नॉन साइनसॉइडल, ट्रेवलिंग या स्टैंडिंग, कोई भी उसकी एक इक्वेशन दी गई हो, फॉर्मूला काम करता है। उसी में ये डिस्कस हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वेव इन द स्ट्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वेव इन द स्ट्रिंग इज, किसी भी स्ट्रिंग में पोटेंशियल, एनी वेव का मतलब फिर से वही चीज, ट्रेवलिंग, स्टैंडिंग, साइन वेव, नॉन साइन वेव, कुछ भी। ये था हाफ कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगी, इंटू dx, और यहां पर dy बाई dx होल स्क्वायर। इसका प्रूफ भी किया गया था डिफॉर्मेशन के बेस पर कि स्ट्रिंग जब डिफॉर्म होती है तो टेंशन फोर्स के वर्क से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। ये दोनों रिजल्ट्स स्ट्रिंग के केस में लगाए गए हैं, मतलब ये स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव आती है, स्ट्रिंग होगा तो ये रिजल्ट्स, और अगर गैसेस हैं, अगर गैसेस हैं, हमारे सिलेबस में 3 है, स्ट्रिंग, गैस और मेटेलिक रॉड। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं, अगर वेव गैस में है तो यही फॉर्मूले मॉडिफाई करने होंगे, गैस या फिर एक रॉड की बात करें अगर, क्योंकि इनमें जो वेव आती है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों आती है, तो गैस और रॉड लगाएंगे इसमें भी यही, बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या मैनेज करना पड़ेगा वो बताते हैं, क्या मैनेज करना है वो देख लीजिए। थोड़ा सा ही मैनेज करना है, और मैनेज क्या करना है वो समझा रहे, कैसे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। मतलब एनर्जी के ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज कैसे कर सकते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला था हमारा। देखिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अगर बात करें, फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, हाफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो म्यू इंटू dx बेसिकली मास कैलकुलेट हुआ है। फॉर्मूला अगर अपने आप याद करना चाहेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हाफ म्यू dx मास हो गया, और dy बाई dt वेलोसिटी हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हो गया। और फिर जो वेव की स्पीड होती है, वेव की स्पीड, उसका रिजल्ट अगर याद करें तो वेव स्पीड v इज ओमेगा अपॉन k एंड ऑल्सो रूट ऑफ
टी बाई म्यू। इसमें भी आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो वेव स्पीड लिखते हैं कि इट इज ओमेगा बाई के, ये तो किसी भी वेव के लिए हो गया, फॉर एनी वेव इन एनी मीडियम, कैसी भी वेव किसी भी मीडियम में आए, एनी वेव एनी मीडियम, ये जनरलाइज्ड है। बट अगर पर्टिकुलर मीडियम्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर मीडियम्स की, तो उस केस में अगर स्ट्रिंग में जा रहे हैं तो यही फॉर्मूला हमारा रूट ऑफ टी बाई म्यू है, गैसेस में जा रहे हैं तो यही फॉर्मूला हमारा स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी है, और रॉड में जा रहे हैं मेटल्स के अंदर तो यही फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। ये तीन बेसिक रिजल्ट है स्ट्रिंग, गैस और रॉड में, ये कॉमन है, सब में है, और ये स्पेसिफिक है, यानी इसको मैं इसके बराबर भी कर सकता हूँ, ओमेगा बाई के को इसके बराबर भी कर सकता हूँ, ओमेगा बाई के को इसके बराबर भी कर सकता हूँ, और यहीं से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, यहीं से इस फॉर्मूले को याद किया गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इजी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इजी है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या करेंगे, मतलब अगर इसको हमें याद करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हालांकि इसको मैंने वैसे डिराइव किया हुआ है, लास्ट क्लास में डिराइव किया हुआ है, उसमें इसमें डेरिवेशन हुआ था कि जब वेव बनती है तो स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच कर जाती है, और उस स्ट्रेच करने के प्रोसेस में एक वर्क होता है, उससे हमारा आंसर आया था हाफ टी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब अगर आपको गैसेस में डिराइव करना है और रॉड में डिराइव करना है, स्ट्रिंग का ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है ना, अगर इनमें डिराइव करना है तो एनालॉग लिख देती, एनालॉग कैसे ले सकते हैं वो देखिए, एनालॉग किस तरीके से लिया जा सकता है यहाँ पर, अगर वो एनालॉग लेना आ जाए तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। म्यू इंटू डी एक्स, यहाँ पर मास लिखा हुआ है आपने, ये क्वांटिटी मास है, तो जब बात गैस में कर रहे होंगे तो ये जो मास है उसको डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर ये स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर गैस आ जाए तो यही फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे, गैस आ जाए या फिर रॉड आ जाए, हाफ, ये यहाँ मास लिखा हुआ है तो मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ, एरिया इस, एरिया को कैपिटल एस मान रहे, कैपिटल एस एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये मास हो गया, एंड बाकी डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला अगर गैस में निकालना है, अगर इसको हमें गैसेस में फाइंड आउट करना है कि गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके लिए एनालॉग देखते हैं। एनालॉग क्या है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के एनालॉग है, ये क्वांटिटीज एक दूसरे के एनालॉग है, ये वाली क्वांटिटी इसके एनालॉग है, ये इसके भी एनालॉग है, तो अगर उस हिसाब से देखें एनालॉग क्वांटिटीज लें तो इन दोनों को एनालॉग कर सकते हैं, ये दोनों क्वांटिटी एनालॉग है, बराबर एक जैसी है, तो इन दोनों को अगर मैं एक जैसा कर दूं तो टी अपॉन म्यू का इक्विवेलेंट बी बाई रो है, टी बाई म्यू का इक्विवेलेंट बी बाई रो, एंड सो टी का इक्विवेलेंट म्यू डिवाइडेड बाय रो इंटू बी, और म्यू इज मास अपॉन लेंथ, म्यू इज मास बाय लेंथ, तो ये मास अपॉन लेंथ है, और डेंसिटी
मास अपॉन वॉल्यूम है। तो यहाँ पर मास अपॉन लेंथ हो गया, यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर आएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड सो टी का एनालॉग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू बल्क मॉडुलस, क्रॉस सेक्शन टी का एनालॉग, और वो एनालॉग अगर यहां रख देते हैं, सो हाफ बल्क मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएक्स और dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो ऐसे हमको ये रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पहले स्ट्रिंग वाले रिजल्ट्स याद करने हैं, फिर ये जो फॉर्मूलेज हैं इनकी हेल्प लेकर के ये दोनों फॉर्मूले अपने आप मैनेज किए जा सकते हैं। और अगर रॉड के केस में चल रहे हैं ना, यही चीज अगर रॉड के केस में आ जाते हैं और आएंगे यही तीनों, सिलेबस में यही तीन है, तो या तो वेव स्ट्रिंग में देंगे, या गैस में देंगे, या रॉड में देंगे। रॉड में सिमिलर है, अब उसमें सीधा सीधा बल्क मॉडुलस की जगह पर यंग्स मॉडुलस, इन प्लेस ऑफ बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस, तो यही फॉर्मूले रॉड के बन जाएंगे। तो ये हमारे बेसिक मतलब फंडामेंटल रिजल्ट है। फंडामेंटल का मतलब क्योंकि ये कोई भी वेव आएगी इसमें लगा सकते हैं। अब इनको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टैंडिंग वेव दी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो वेव दी गई है वो स्टैंडिंग वेव है, ए कॉस के एक्स एंड कॉस ओमेगा टी। रिजल्ट ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव दोनों के हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डेंसिटी दी गई है इस क्वेश्चन में, फाइंड द स्पेस डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्पेस डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली इसमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये रिजल्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, ये रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, यानी इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। चेक कर लें क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है अगर, पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट ये है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी तो इजी है, बिकॉज एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, जैसे एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये वॉल्यूम लिखा गया है, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे इसको, वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी विल बिकम हाफ रो डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये तो इजीली आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये रिजल्ट है, डिवाइड करना है वॉल्यूम से, हाफ बी एस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और वॉल्यूम से डिवाइड करना है, डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, कैंसल, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है आपको, क्योंकि भाई इसमें एक और काम करना होगा, क्योंकि आंसर में बी आ रहा है बट क्वेश्चन में बी नहीं दिया गया, यहाँ पर कोई बल्क मॉडुलस नहीं दिए गए, आंसर में बी आ रहा है, उसको हटाना भी होगा।
तो बल्क मॉडुलस को हटाने का तरीका ये है। बल्क मॉडुलस को हटाने के लिए अभी जो रिजल्ट कहा गया था कि वेव की स्पीड ओमेगा अपॉन के, इसको रूट ऑफ बी बाई रो कर दे और यहां से बल्क मॉडुलस हटा सकते। बल्क मॉडुलस इससे एलिमिनेट कर देंगे, जो बी आ रहा है वो हट जाएगा एंड आंसर्स आ जाएंगे, जो दिए गए आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडिंग वेव का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्ट्रिंग दी गई है, उसका मास दिया गया है, उसको दोनों एंड पर फिक्स करा गया है और फंडामेंटल मोड में है। अब ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल मोड क्या होता है। हार्मोनिक, ओवरटोन्स, ये सारी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। सो एक स्ट्रिंग है फिक्स एट बोथ एंड्स, फंडामेंटल मोड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम दे रखा है उसका। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, और साथ में ये कहा गया है कि फंडामेंटल मोड है। तो पहले इसके बारे में स्टेटमेंट याद करके देखें। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, कौन से टाइप की वेव आती है इसके अंदर, ट्रेवलिंग वेव आती है या स्टैंडिंग वेव आती है? तो जब स्ट्रिंग फिक्स है दोनों एंड पर, यहां पर बनती है स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, अगर हम स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लगाएंगे, इट इज फिक्स एट बोथ एंड्स। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए कि जब फंडामेंटल मोड बोलते हैं तो दोनों एंड पॉइंट्स पर नोड बनता है और बीच में बनता है एंटी नोड। ऐसे में वेव की जब इक्वेशन लिखेंगे, इस वेव की इक्वेशन, तो ये पॉइंट हमारा x बराबर 0 मान लेते हैं, ये पॉइंट x इक्वल टू एल। ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है कि वेव की इक्वेशन लिखते कैसे। स्टैंडिंग वेव है, उसकी इक्वेशन चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो y इक्वल टू, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू। वेव की इक्वेशन लिखने का भी तरीका सिंपल है। जिस वेव की हम इक्वेशन लिख रहे हैं, सबसे पहले उस वेव की मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल ए दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल ए। उसके बाद ये स्टैंडिंग वेव है, तो फर्दर हम लिखेंगे स्टैंडिंग वेव के अंदर साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर ये याद करें कि स्टैंडिंग वेव में के एक्स और ओमेगा टी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ आते हैं। के एक्स अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ होता है, ओमेगा टी एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है। और अगर ट्रेवलिंग वेव को याद करो, तो ट्रेवलिंग वेव की जब इक्वेशन लिखते थे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक ही होता है, सिंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक होता है और के एक्स और ओमेगा टी दोनों ही उसके अंदर होते हैं। इस टाइप की इक्वेशन थी। अब यहाँ माइनस और प्लस दोनों आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले तो ये बेसिक डिफरेंस को ध्यान देना है। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री का सिंगल टर्म आता है और के एक्स और ओमेगा टी के बीच में या तो माइनस होता है या तो प्लस होता है। और स्टैंडिंग वेव के टाइम पर के एक्स और ओमेगा टी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे। तो क्योंकि ये स्टैंडिंग है, तो के एक्स का अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, ओमेगा टी का अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के बनेंगे कि कॉस के बनेंगे। मतलब जो के एक्स है वो साइन का फंक्शन बनेगा या कॉस का फंक्शन बनेगा, और ओमेगा टी साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा। ये क्लियर है कि के एक्स और ओमेगा टी दोनों के फंक्शन अलग है।
डाउट ये है कि किसका फंक्शन साइन है और किसका फंक्शन कॉस है, तो वो डिपेंड इस बात पे करता है, वो डिपेंड करता है कि x बराबर 0 पर आप क्या ले रहे हो। अगर x बराबर 0 पर नोड ले रहे हैं, अगर x इक्वल टू 0 पर नोड ले रहे हैं तो kx साइन का फंक्शन होगा, और अगर x बराबर 0 पर एंटी नोड है तो kx कॉस का फंक्शन होगा। x बराबर 0 नोड तो kx हो गया साइन का फंक्शन, x बराबर 0 एंटी नोड kx कॉस का फंक्शन। यहां पर x बराबर 0 नोड है तो हम साइन kx लिखेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में x बराबर 0 एंटी नोड होगा तो कॉस kx लिखेंगे। अब ओमेगा टी, आगे क्वेश्चन है ओमेगा टी, उसमें भी यही डाउट है कि वो साइन ओमेगा टी है या फिर कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी। तो वो हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका हमारे इस क्वेश्चन में कोई कंसर्न नहीं है। हम यहाँ साइन ओमेगा टी लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा और कॉस ओमेगा टी लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा हम, आप चाहे साइन ओमेगा टी लिख लें चाहे कॉस ओमेगा टी लिख लें एक ही बात आएगी, कुछ भी लिख लें। तो लेट साइन ओमेगा टी, अभी दिखा सकते हैं कि यहाँ साइन ओमेगा टी की जगह अगर मैं कॉस ओमेगा टी मान लेता तो भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वेव की इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि जब तक वेव की इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक इसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें इक्वेशन पर डिपेंडेंट है। यानी वेव की एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि उसकी इक्वेशन आ जाए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव, ये उसका रिजल्ट है। सो हाफ म्यू इंटू डी एक्स एंड डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स एंड ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से एल तक। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। तो यहां पर 1 आ जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ कॉस भी लिखा होता तो डिफरेंशिएट करके साइन ओमेगा टी बनता, मैक्सिमम उसका भी 1 ही आएगा। मैक्सिमम है इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो मैक्सिमम यहां से निकालेंगे, और एवरेज जब निकालना होगा, सेकंड पार्ट में एवरेज पूछा है, तो अगर यहीं पर एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में बताया जा चुका है कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर फंक्शंस की एवरेज वैल्यू, कॉस स्क्वायर का या फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है ये 1/2 आती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहाँ पर, इसीलिए आंसर में जस्ट हाफ का फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से एक वेव की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, और इसी तरीके के 2 क्वेश्चंस आएंगे, या तो वेव इक्वेशन दी जाएगी या हमको अपने आप लिखनी होगी, या फिर कोई ग्राफ दिया जाएगा।
या तो साथ डायरेक्ट इक्वेशन दी जाएगी, या कोई ग्राफ दिया जाएगा जिससे हमको इक्वेशन लिखना होगा, या फिर एक लैंग्वेज होगी जिससे इक्वेशन लिखना होगा। कुल मिलाकर के समहाउ स्टार्टिंग हमारी इक्वेशन से ही होगी। तो एक इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें मैकेनिकल एनर्जी पूछी गई है दो नोड के बीच में, दो नोड पॉइंट्स के बीच में इसकी मैकेनिकल एनर्जी, दो नोड के बीच मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर एक तरीका यह है कि मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है अगर, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें और उन दोनों को ऐड कर दें। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है और ये वेव स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग वेव में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। स्टैंडिंग वेव के टाइम पर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये हम डायरेक्टली या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दें और या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। ट्रैवलिंग में ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बताया जा चुका है कि ट्रैवलिंग में ये दोनों साइमल्टेनियस जीरो होते हैं और साइमल्टेनियस मैक्सिमम होते हैं। स्टैंडिंग में जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, और जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है उस समय काइनेटिक जीरो होता है और एनर्जी कंजर्व है। तो बेसिकली मुझे के ई मैक्स निकालना है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और रिजल्ट ये वाला लगा देंगे, डेंसिटी और एरिया वाला। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें दो नोड के बीच में कहा गया है, दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच की लेंथ λ/2 होती है। सो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से λ/2 रख दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट है अबाउट एनर्जी एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी निकालना है तो ये वाले कंसेप्ट, और एनर्जी का फ्लो निकालना है एक सरफेस से फ्लक्स वाले कंसेप्ट से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड। अगले जो क्वेश्चन है दैट डॉपलर इफेक्ट। पहला क्वेश्चन ये 6th क्वेश्चन रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट। डॉपलर इफेक्ट में एक ये डाउट रेज किया गया था कि जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करना है मुझे। जब साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो अगर साउंड का रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है और उसमें भी डॉपलर इफेक्ट लगाना है, सो R1 कैपिटल एस एक सोर्स दिया गया है जिसकी वेलोसिटी प्रोवाइड की गई, और R2 और साथ में यहाँ पर एक वॉल प्रोवाइड किया गया। इसको बहुत केयरफुली करना है, इसमें आपको केयरफुली इसलिए करना है, इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक 6 नंबर क्वेश्चन है और एक 9th नंबर क्वेश्चन भी है। 6th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन दोनों में ही साउंड का रिफ्लेक्शन। फर्क इतना है 6th क्वेश्चन में जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक फिक्स्ड वॉल है। 6th क्वेश्चन में जिस वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो फिक्स है, और 9th क्वेश्चन में उस केस में जो वॉल है वो मूव कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, या तो रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस स्टेशनरी होगी या फिर रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस मूव कर रही होगी। 2 चॉइसेस होंगी, पहले स्टेशनरी वाला और फिर मूविंग वाला। तरीका इसका ये है, अगर साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपको डॉपलर इफेक्ट लगाना है, प्रोवाइडेड कि रिफ्लेक्शन फिक्स्ड सरफेस से हो रहा हो। अगर तो फिक्स सरफेस से हो रहा है तो इसको ऑब्जेक्टिवली ऐसे कर सकते हैं, सोर्स की वॉल में एक इमेज बना दें। अगर रिफ्लेक्शन फिक्स सरफेस से हो रहा तो फिक्स्ड वाले केस में आप इस सोर्स का एक इमेज बनाओ और उस इमेज को मूव कराएं। मतलब
हम इस वॉल को एक प्लेन मिरर जैसा मान लें, तो वॉल को एज अ प्लेन मिरर, सोर्स की एक इमेज बना ली। जब डायरेक्ट साउंड में डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट साउंड का डॉपलर इफेक्ट, तो इसको सोर्स मान लें, और रिफ्लेक्टेड साउंड के डॉपलर इफेक्ट लगाने के लिए इमेज को सोर्स मान लें। मतलब कि अगर मैं R1, सपोज कि हमारा रिसीवर R1 है, और मुझे ये पता लगाना है कि ये रिसीवर सोर्स से डायरेक्टली जो साउंड, इसका जो डायरेक्ट साउंड आ रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है, और जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर मैं डायरेक्ट साउंड की बात कर रहा हूं, और अगर मैं रिफ्लेक्टेड साउंड की बात कर रहा हूं, तो सुनिए, इसको एस मान रहे हैं, इसको एस डैश मान लेते हैं। अगर डायरेक्ट साउंड का डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं, तो कैपिटल एस को सोर्स माने, टेक एस एज ए सोर्स। और अगर रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एस डैश को सोर्स माने। सोर्स की जो इमेज बन रही है, अब डॉपलर इफेक्ट का जो रिजल्ट है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। फंडामेंटल फॉर्मूला ये है कि जो एफ ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी माइनस वी ऑफ सोर्स। और उसमें एक साइन कन्वेंशन था, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक साइन कन्वेंशन था कि साउंड की पॉजिटिव को डायरेक्शन में जितनी चीजें नेगेटिव। ट्रेवल, साउंड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और साउंड की डायरेक्शन के अपोजिट वाली चीजों को नेगेटिव मानते हैं। तो अगर एस हमारा सोर्स है और R1 हमारा रिसीवर है, तो साउंड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड हुई, यानी इस कंडीशन में लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव हो गया। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से एफ ऑब्जर्व इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टाइम्स साउंड की स्पीड, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, अपॉन वी माइनस सोर्स की वेलोसिटी। इस समय सोर्स का जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे जब नेगेटिव कन्वेंशन रखेंगे तो ये प्लस यू। रिफ्लेक्टेड साउंड के टाइम पर ऐसे डैश हमारा सोर्स है, ये सोर्स है, ये रिसीवर है, ये डायरेक्शन साउंड की हुई पॉजिटिव। नाउ एफ ऑब्जर्वर निकालेंगे तो एफ इंटू वी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। इस बार ध्यान देना है जरा, बिकॉज ये पॉइंट हमारा सोर्स है एंड इसकी ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव है, तो नीचे माइनस का ही साइन रहेगा, एंड सो माइनस ऑफ यू। ये R1 के लिए है, सिमिलरली हम R2 के लिए कर सकते हैं। R2 में सेम आंसर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट साउंड के लिए ये वाला सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और रिफ्लेक्टेड साउंड का ये सोर्स भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। इधर से भी हम ऑब्जर्वर के पास आ रहे हैं, इधर से भी हम ऑब्जर्वर के पास आ रहे हैं। तो R2 के टाइम पर ये दोनों तरफ एक ही फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से बीट फ्रीक्वेंसी किसको मिलेगी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड। R2 को डायरेक्ट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जबकि R1 को डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दिख रहा है, तो इसको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और अगर रिजल्ट याद हो कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ दीज टू, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो वो R1 की बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बट ये जो इमेज मेथड है, इमेज मेथड सिर्फ वही लगाया जा सकता है जहां पर वॉल स्टेशनरी है। अगर ये वॉल स्टेशनरी नहीं है तो इमेज मेथड नहीं लगा।
तब हम डबल डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं। उस केस में डबल डॉपलर इफेक्ट, डबल डॉपलर इफेक्ट ऐसे लगाएंगे। अगर यही सोर्स यू वेलोसिटी से चले, यही रिसीवर R1 हो, और ये सपोज कि ये जो वॉल है ये VW से आ रही हो, डायरेक्ट वाले साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्शन वाले का दिखा रहे हैं। तो इसमें डबल डॉपलर इफेक्ट लगाओ। डबल डॉपलर इफेक्ट ऐसे, पहले पहले स्टेप में कैपिटल S एज सोर्स माने एंड वॉल एज ऑब्जर्वर, एज रिसीवर, और पहले यहां पर डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं। पहले इन दोनों के बीच में डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं। तो जो F ऑब्जर्व होगा इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू V माइनस, और V माइनस वॉल को रिसीवर माना जा रहा है और S को सोर्स माना जा रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होगी, ये साइड पॉजिटिव होगी, ऑब्जर्वर नेगेटिव साइड पे जा रहा है, प्लस VW, सोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है, सो माइनस U। साइन कन्वेंशन पता है या वो भी समझाने पड़ेंगे फिर से? इसमें जो हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते? ये कैसे प्लस माइनस देख रहे हैं? एक्सप्लेन कर, बताएं जल्दी से। यस सर। साइन कन्वेंशन, यस नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। पहले ये, अब दूसरे स्टेप में वॉल को एज सोर्स माने, वॉल को एज सोर्स, रिसीवर को एज ऑब्जर्वर, और जो F ऑब्जर्व है वो अगले स्टेप के लिए एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले वाले स्टेप में जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको अगले वाले स्टेप के लिए एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अब जो हमारा आंसर निकालेंगे F डैश मान लेंगे, ये पूरी वैल्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मान लें, और अब फिर से डॉपलर इफेक्ट, सेकेंड डॉपलर इफेक्ट। अभी सोर्स हमारा वॉल है, ऑब्जर्वर हमारा R है, सो V माइनस ऑब्जर्वर R एट रेस्ट 0, सोर्स वॉल यानी कि VW, साइन कन्वेंशन, वॉल सोर्स है, R ऑब्जर्वर है, सो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो एज इट इज रखेंगे इसको। तो स्टेशनरी वॉल है तो इमेज मेथड से या उसमें भी ये मेथड लगा सकते हैं, ये जनरल मेथड है, बट थोड़ा सा फास्ट करने के लिए स्टेशनरी वॉल के अंदर इमेज मेथड को यूज कर सकते हैं, और बाकी ये जनरलाइज मेथड है। हम जल्दी जल्दी और क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है, मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीक है, रेगुलर प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हमें। तो 9th क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन तो है लेकिन जनरली हम डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इस क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालने को आ गया। रिफ्लेक्शन और वेवलेंथ की बात चल रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं चल रही। और एक और क्वेश्चन है, वो है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पर है। 11th नंबर क्वेश्चन में भी वेवलेंथ पूछी गई है। तो पहले इस कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं, दैट वेवलेंथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। साउंड की वेवलेंथ निकालनी है इन द डॉपलर इफेक्ट कंडीशन, डॉपलर इफेक्ट के साथ अगर वेवलेंथ निकालनी है।
फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था कि वेवलेंथ ऑफ साउंड अगर निकाल रहे हो आप, तो ये डिपेंड करता है कि जिस सोर्स से वो साउंड निकल रहा है वो स्टेशनरी सोर्स है या मूविंग सोर्स है। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो रियल कंसेप्ट है वो ये है, इट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड relative to the source, velocity of sound relative to source, and divided by emitted frequency of source. मतलब जो हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ, लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ। इसमें जो वी है, सिर्फ इसका मतलब चेंज कर दीजिए। वैसे इस वी को साउंड की स्पीड कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये साउंड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, बाकी फॉर्मूला वही है। तो 11th नंबर क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन दोनों में ये कंसेप्ट लग रहा है, और इसका भी एक पीवाईक्यू है, एमसीक्यू में आ चुका है इसका भी। 11th नंबर क्वेश्चन में एक सायरन दिया गया है, वो सायरन मूव कर रहा है और इसकी एक फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में। सायरन की फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो मूव कर रहा है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सायरन के फ्रंट साइड, इसकी फ्रंट वाली साइड पर और इसकी बैक वाले साइड पर कितनी वेवलेंथ आएंगी 11th क्वेश्चन में। सो जो वेव सायरन के फ्रंट में है, वेव इन फ्रंट, और जो वेव सायरन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेव ऑन द बैक साइड, क्वेश्चन के हिसाब से इधर और इधर वेवलेंथ पूछी जा रही है, और ये दोनों अलग वेवलेंथ आएगी, इधर अलग वेवलेंथ आएगी, इधर अलग वेवलेंथ आएगी। बिकॉज जो वेव राइट साइड चल रही है, इस वेव और सोर्स में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेव और सोर्स में रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी एस, सेम डायरेक्शन में चल रही है। सो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगा वो v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस वाली वेव में और सोर्स में रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस वी एस एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सो फ्रंट साइड पर वेवलेंथ कम आएगी, रियर साइड पर वेवलेंथ ज्यादा आएगी। और फ्रंट और रियर के अलावा किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, फ्रंट एंड रियर इनके अलावा किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स की वेलोसिटी वीएस फ्रंट और रियर के अलावा अगर किसी थीटा एंगल के डायरेक्शन में जा रहे हो आप, और थीटा एंगल की डायरेक्शन में कोई वेव जा रही है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो ये लैम्डा इक्वल टू, नाउ इस डायरेक्शन में जिधर वेव जा रही है उस डायरेक्शन में सोर्स की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आएगा, और अब उस कंपोनेंट के साथ वेव की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। मतलब अगर इस डायरेक्शन में वेव की स्पीड v हो, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में सोर्स की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में वो कंपोनेंट यूज करें। सो वी एस कॉस थीटा आएगा, एंड सो दिस इज v माइनस वी एस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय f। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में वेवलेंथ कितनी होगी। डिफरेंट डायरेक्शंस की क्या वेवलेंथ होगी वो ये है। अब इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में।
लेकिन उसमें मिक्सिंग करी गई है। एक तो ये कंसेप्ट लगाया गया और साथ में रिफ्लेक्शन को डाल दिया गया 9th क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेशनरी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सोर्स है वो रेस्ट पर है, पर जो ये वॉल है ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u। और इन्होंने पूछा है कि जब साउंड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वेवलेंथ कितने परसेंट से चेंज कर जाएगी। यहाँ से जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी तो उसके वेवलेंथ में क्या चेंज आया होगा, कितने कितने परसेंट से वो वेवलेंथ चेंज हुई होगी। तो ये सोर्स स्टेशनरी है। दो स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें कैपिटल एस एज सोर्स है, कैपिटल एस एज द सोर्स जो कि रेस्ट पर है। तो अभी जो लैम्डा होगा, इस समय जो लैम्डा निकालेंगे वो सिंपली v बाई एफ होगा, क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है। दैट मीन्स रिलेटिव टू द सोर्स, मतलब कि साउंड की वेलोसिटी, बिकॉज सोर्स स्टेशनरी है। ये लैम्डा होगा। और जो लैम्डा है वो इस पर नहीं डिसाइड करा जाता है कि उसको रिसीव कौन कर रहा है। मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी ये वेवलेंथ है, तो इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेव को रिसीव वॉल ने किया है या किसी और ने किया है। रिसीवर डिसाइड नहीं करेगा कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। इससे निकलने वाली वेव को कोई भी रिसीव करेगा, यही वेवलेंथ होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पर एक स्टेशनरी पर्सन हो, इसको भी साउंड मिल रहा है, इसको भी साउंड मिल रहा है, जितनी वेवलेंथ का साउंड ये रिसीव करेगा उतनी ही वेवलेंथ का साउंड ये भी रिसीव करेगा। कोई पर्सन, कोई वॉल, कोई रिसीवर क्या वेवलेंथ रिसीव कर रहा है, ये उस रिसीवर के रिसीवर पर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है जिस सोर्स से वेव आई है वो क्या कर रहा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज इस समय एस एज ए सोर्स है और वॉल एज ए रिसीवर है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए आप रिसीवर देखेंगे कि हम क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं, हम क्या वेवलेंथ रिसीव कर रहे हैं वो सोर्स डिसाइड करेगा, हम क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा। रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज, इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी v माइनस ऑब्जर्वर, इस केस में वॉल है और वो साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो माइनस की जगह प्लस, एंड सोर्स यहां रेस्ट पर है। नाउ जब स्टेप 2 पे आएंगे तो वो जो वॉल रिसीवर था, नाउ वॉल एज सोर्स है। नाउ द वॉल एज सोर्स, वॉल एज सोर्स ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, द वॉल एज ए सोर्स ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो यहां पर रिसीव की गई है। ये चीज, अब वॉल को सोर्स मान लेते हैं जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, और अब ये वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। सो लैम्डा रिफ्लेक्टेड, साउंड की वेलोसिटी सोर्स के रिस्पेक्ट में। अब सोर्स हमारा वॉल है और साउंड इधर आ रहा है, सो साउंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल एज सोर्स, तो साउंड की वेलोसिटी एंड सोर्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाय एमिटेड फ्रीक्वेंसी। एमिटेड फ्रीक्वेंसी अब हम ये वाली मानेंगे, ये फ्रीक्वेंसी एमिटेड है।
So divided by this value, f into v plus u whole divided by v. तो ये रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ है और ये ओरिजिनल वेवलेंथ है। इतनी वेवलेंथ रिफ्लेक्शन के बाद आएगी और ये वेवलेंथ रिफ्लेक्शन से पहले था, तो इसमें कितना चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं, कितना चेंज और कितने परसेंट का चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 10th, इनका भी एक सेम लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10th की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ही सिमिलर कंसेप्ट है। क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है बट कंसेप्ट दोनों में एक ही। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो 8th नंबर क्वेश्चन में सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, और इसमें एक्सेलरेटेड मोशन भी है, सोर्स को एक्सेलरेट कराया गया है। सोर्स मूव कर रहा है और रिसीवर मूव नहीं कर रहा है, ये अलग बात है कि एक्सेलरेशन डाली गई है इसमें, और यही चीज हमारी 10th क्वेश्चन में है। 10th नंबर क्वेश्चन में भी सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, बट दोनों में जो कंसेप्ट है वो ये, इस डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में ये जो वीएस पुट करते हैं, जो एक्चुअल में कंसेप्ट है वो सिर्फ ये है कि इस डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में यहाँ पे जो वीएस आप रखोगे इसके बारे में बात की जाती है। ये वीएस एट दैट मोमेंट, इसकी कंडीशन होती है कि इट इज एट दैट मोमेंट व्हेन साउंड वाज एमिटेड, द मोमेंट व्हेन द साउंड वाज रिलीज्ड और एमिटेड। इन दोनों में बेसिकली फोकस इस बात पे करना है कि हम जो वीएस पुट करेंगे कौन से टाइम का रखेंगे, बिकॉज अगर सोर्स एक्सेलरेट करता हुआ चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सोर्स एक्सेलरेटिंग है तो वीएस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसमें डाउट ये आता है कि वीएस जो है वो कौन से टाइम के करस्पॉन्डिंग निकाला जाएगा। एक दो अलग अलग मूवमेंट्स होंगे, एक मूवमेंट होगा जब साउंड रिलीज किया जा रहा है और एक मूवमेंट होगा जब साउंड रिसीव किया जा रहा है। एक एमिशन वाला मूवमेंट और एक रिसीविंग वाला मूवमेंट। सोर्स की वेलोसिटी साउंड के निकलते वक्त देखी जाती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के रिसीव करते वक्त देखी जाती है। ऑब्जर्वर वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिसीविंग होता है, सोर्स वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज होता है। एक कंसेप्ट ये लगाना है, और दूसरा कंसेप्ट, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर सेम लाइन पे नहीं चलते, किसी क्वेश्चन में अगर ये सेम लाइन पर नहीं है, डिफरेंट लाइंस पर चल रहे हैं, एक वाई एक्सिस पे चल रहा है, एक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो जिस न्यूमेरिकल में ये दोनों डिफरेंट लाइंस पे चलते हैं वहां पर कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये कंसेप्ट के ऊपर दोनों क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चंस का कंसेप्ट ऐसा है। ना जैसे कि 8th क्वेश्चन में सोर्स और ऑब्जर्वर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एट द सेम पॉइंट, मतलब जब स्टार्ट किया
जब स्टार्ट किया तो सोर्स और रिसीवर दोनों सेम प्लेस पर है, एक ही प्लेस पर है वो। उसके बाद कहा जा रहा है कि टाइम 0 पर सोर्स स्टार्ट होता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये सोर्स 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करना है टाइम t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर वो सेम प्लेस पर थे। उसके बाद सोर्स ने चलना स्टार्ट किया है, रिसीवर अभी भी रेस्ट पर है। साउंड की वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इस क्वेश्चन में जो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स का मूवमेंट दिया गया है, फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर t बराबर 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। सो बेसिकली इसमें हमें कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना है कि जो ये 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, यानी कि t इक्वल टू 10 सेकंड, ये कौन सा मूवमेंट दिया गया है? क्या इस मूवमेंट पर साउंड रिलीज किया जा रहा है या फिर इस मूवमेंट पर साउंड रिसीव किया जा रहा है? लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर है कि इस समय हम साउंड को रिसीव कर रहे हैं। 10 सेकंड पर साउंड रिसीव हो गया है, तो डेफिनेटली अगर 10 सेकंड पर रिसीव हुआ है तो वो रिलीज किसी और टाइम पर होगा, पहले हुआ होगा। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने समय पर साउंड को रिलीज किया गया होगा। तो मान लेते हैं कि टी सेकंड्स पर इस सोर्स ने साउंड रिलीज किया था, टी सेकंड्स पर साउंड रिलीज हुआ, ऐसा मान लेते हैं। और टी सेकंड्स पर जिस साउंड को रिलीज कर रहे हैं वो 10 सेकंड पर रिसीवर को मिल जाएगा। टी सेकंड्स पर ये सोर्स रिसीवर से हाफ एटी स्क्वायर इतना डिस्टेंस आगे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। और इस समय यहां से साउंड को रिलीज कर दिया गया है, तो जब यहां पर साउंड रिलीज होगा तो वो साउंड रिसीवर तक वापस आएगा। यानी इतना ही डिस्टेंस साउंड को कवर करना है। ये डिस्टेंस साउंड को कवर करना है फ्रॉम एस टू द रिसीवर। सो हाफ एटी स्क्वायर ये वो डिस्टेंस है जो साउंड को कवर करना है। सो डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड, डिवाइडेड बाय साउंड स्पीड, यानी ये वो टाइम हो गया जो साउंड को लगेगा। टोटल टाइम आपको 10 सेकंड दिया गया है, 30 सेकंड्स पर साउंड को रिलीज किया गया था, यानी साउंड के ट्रेवल करने का जो टाइम है वो 10 माइनस स्मॉल टी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड इज टाइम टेकन बाय द साउंड, और इससे टी निकालेंगे। इससे टाइम सॉल्व करेंगे कि वो, हाँ जी सर ये 10 माइनस टी कैसे? पूरा 10 थोड़ी वॉइस लो आ रही है तुम्हारी, थोड़ा तेज बोल दो। सर जी ये 10 माइनस टी कैसे? नहीं, वो जो 10 सेकंड है वो एक्चुअली 10 सेकंड यहाँ से काउंट किया जा रहा है ना, कि जब चले थे यहाँ से 10 सेकंड के बाद साउंड आ गया है, उस 10 में से टी सेकंड को तो माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि पहले टी सेकंड्स में तो साउंड रिलीज किया नहीं हमने। अच्छा सर ठीक है। टाइम निकालेंगे। अब जब टाइम निकाल लेंगे तो इस टाइम पर सोर्स की एक वेलोसिटी होगी, इस टाइम पर सोर्स की वेलोसिटी होगी जो कि काइनेमेटिक्स के हिसाब से u प्लस एटी, और ये जो सोर्स की वेलोसिटी है ये इस फॉर्मूले में रख करके एंड देन डॉपलर इफेक्ट लगाइए। ये चीज मोमेंट व्हेन साउंड वाज रिलीज, उस समय vs निकालना होगा। जिस समय साउंड निकला था उस समय सोर्स की क्या स्पीड थी,
तो वो u प्लस एटी से a इंटू टी थी, उसमें टाइम चाहिए था मेरे को, टाइम यहाँ से निकाल देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक और बचा है, वो कंप्लीट कर देंगे। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, अब इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे। इसमें एक रिसीवर आर दिया गया है जो कि रेस्ट पर है, और एक लाइन है जिसपे सोर्स मूव कर रहा है। ये लैंग्वेज पढ़ करके दिख जाएगा आपको, उस लैंग्वेज में है सोर्स एक लाइन पे चल रहा, और उस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर रिसीवर है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो लाइन से रिसीवर का डिस्टेंस दिया गया, तो ये डिस्टेंस एल है, और इस लाइन पे सोर्स चल रहा है। तो यहां पर कोई सोर्स है जिसकी एक वेलोसिटी दी गई है वीएस। अब इन्होंने पूछा है कि ए पार्ट में, पहले पार्ट में ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर एट द मोमेंट सोर्स गेट्स क्लोजेस्ट। बड़ा ध्यान से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमको ये पहचानना होता है कि जो मूवमेंट दे रहे हैं वो कौन सा है। लैंग्वेज के हिसाब से सोर्स और रिसीवर में जब क्लोजनेस आई है, मतलब व्हेन दे आर क्लोजेस्ट एज पर द लैंग्वेज, इस मूवमेंट पर हम साउंड रिसीव कर रहे हैं या फिर इस मूवमेंट पर हम साउंड रिलीज कर रहे हैं। वो क्लियर लिखा हुआ है, उस पर रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि जिस समय ये सोर्स रिसीवर के क्लोजेस्ट है, यानी यहां पर है, यहां पर जिस समय सोर्स इस पॉइंट पर है, आप साउंड रिसीव कर रहे हैं, उस समय साउंड रिसीव हो रहा है, तो वो रिलीज पहले हुआ होगा। तो यहां पर पोजीशन मानी जाएगी, ये मानेंगे पोजीशन ऑफ द सोर्स व्हेन साउंड रिलीज किया गया है। और ये पोजीशन ऑफ सोर्स जब साउंड को रिसीव किया जा रहा है, ये फर्क है दोनों में। इस पोजीशन पे रिलीज कर रहे हैं, इस पोजीशन पे रिसीव कर रहे हैं। तो जब रिलीज कर रहे हैं उस समय देखेंगे इस समय जो वीएस है इसका कौन सा कंपोनेंट आर की तरफ जाएगा। और अगर इसको थीटा मानेंगे तो वीएस का कंपोनेंट वीएस कॉस थीटा, यहां पर वीएस कॉस थीटा रखेंगे। यानी इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज द रियल फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी वी माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट पर है अपॉन वी माइनस सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एस कॉस थीटा। ना कॉस थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए आप ये कंसेप्ट लगाओगे, यहां से साउंड को ट्रेवल करने में ये डिस्टेंस कवर करनी है, क्योंकि यहां पर साउंड निकला है तो ये लेंथ साउंड ट्रेवल कर रहा है और ये लेंथ सोर्स ट्रेवल कर रही है, और दोनों ही सेम टाइम में कर रहे हैं। साउंड यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ चुकी है और सोर्स यहां से यहां तक ट्रेवल करके आया है, दोनों का टाइम एक ही है। तो ये लेंथ वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय साउंड की वेलोसिटी v इंटू टी, साउंड वेलोसिटी इंटू टी, और ये डिस्टेंस सोर्स वेलोसिटी इंटू टी। सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से निकाल सकते हैं। और जो बी पार्ट है
इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन के बी पार्ट की जो लैंग्वेज है इसमें ध्यान से पढ़ें। इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर रिसीव्स सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी एमिट की वही रिसीव कर लिया, एमिटेड फ्रीक्वेंसी और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बराबर आ गई। सो बी पार्ट के हिसाब से ये दोनों वैल्यू बराबर है और रिसीवर रेस्ट पर है, सो ये दोनों वैल्यूज बराबर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। सो इसका मतलब ये जो Vs है इसका कंपोनेंट 0 आना चाहिए। तो अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा, यानी कि सोर्स जब क्लोजेस्ट हो तो ये रिलीज करने वाला पॉइंट होना चाहिए। साउंड के रिलीज करते वक्त Vs का कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ 0 आए, वो तभी होगा जब ये 90 बनेगा, यानी इस समय साउंड रिलीज होगा, क्योंकि यहां पर रिलीज वाले मूवमेंट का कंपोनेंट देखा जाता है, जिस समय रिलीज कर रहे हैं वो कंपोनेंट। साउंड के रिलीज करते वक्त अगर यहां पर कंपोनेंट 0 आ जाए तभी ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर आ सकती है। दोनों फ्रीक्वेंसी तभी बराबर होंगी जब साउंड को ऐसे टाइम पर किया जाए जिस समय Vs का कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ 0 आए, तो वो 90 पे ही पॉसिबल है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर साउंड रिलीज करेंगे तो वो साउंड यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लेगा, और उतनी देर में, यानी कि जब तक वो साउंड ऑब्जर्वर तक जाएगा तब तक सोर्स भी कुछ आगे आ चुका होगा, यानी ये होगी पोजीशन ऑफ सोर्स व्हेन साउंड इज रिसीव्ड। और क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछी गई है, ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में कि जब साउंड मिल रहा होगा तो ऑब्जर्वर एंड सोर्स में क्या डिस्टेंस हो गई होगी। ठीक है, सो ये हो गया, और एक क्वेश्चन बच गया है वो अपने आप करोगे, और एक 12th है, उसमें 12th में विंड का इफेक्ट, मतलब डॉपलर इफेक्ट का कंप्लीट रिवीजन हो गया। एक विंड का इफेक्ट, तो इसको नोट्स में से देख सकते हैं कि अगर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, और नोट्स में मिल जाएगा। और बाकी चीजें जो है वो कल एक क्लास रखेंगे उसमें बताएंगे। मतलब मैक्सिमम पार्ट एनर्जी एंड डॉपलर दो चीजें कंप्लीट हो गई है। ठीक है पॉइंट। Yes. चलिए, Yes. Yes, sir. थैंक यू। Thank you.